अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हमारी सेकंड क्लास है सीफैप 6 की। हमने अपनी पहली क्लास में कोड ऑफ एथिक्स 2019 का एक सेक्शन ख़त्म किया था जिसका नाम था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें हमने एक बेसिक अगर केस आपको रिवाइज करवाऊं उसमें हमने ये देखा था कि क्लाइंट हमारे पास आया, वो कह रहा है कि मुझे आपके ऑडिट क्लाइंट को एक्वायर करना है, तो क्या थ्रेट है इसके अंदर। थ्रेड ये था कि आपका एक सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा जो कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी के, आपके एथिकल प्रिंसिपल को ब्रीच करेगा, क्योंकि आपने जो ऑडिट के दौरान वहां उस क्लाइंट से, अपने ऑडिट क्लाइंट से जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्वायर की होगी वो आप उसको अपने पर्सनल मफाद के लिए यूज करेंगे, जो कि अलाउड नहीं है। और ऐसे हमने मल्टीपल केसेस देखे थे कि अगर कोई क्लाइंट किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाह रहा है, वहां पे हमारी स्पाउस अगर डायरेक्टर हैं, तो जाहिर सी बात है फिर ये अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस है जो हमने ऑब्वियसली देखा था। अच्छा जी, इन सब केसेस को हमने एक फ्लोचार्ट के मद में, एक फ्लोचार्ट के फेजेस में कवर तो किया था, बट क्या अगर मैं आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स 2019 खोलूं तो क्या मैं उसमें से ही रेफर कर पाऊंगा, और अगर रेफर करता हूं तो क्या एग्जाम में उसमें से कुछ खोल के कुछ सेफगार्ड्स वगैरह लिख पाऊंगा? डेफिनेटली यस सर, आज हमें वही कवर करना है। सही, जो इसके साथ साथ एक दो सेक्शंस और देख लेंगे। तो सर बिस्मिल्लाह करते हैं आज की क्लास की। आपकी स्क्रीन पे देखें, आपके सामने आ रहा है कि कोड ऑफ एथिक्स का सेक्शन 310। मैंने आपको ये कहा था आप रीड करके आइएगा, और मुझे इस बात पे पूरा यकीन है, पुख्ता यकीन है कि किसी ने भी ये कोशिश नहीं की होगी, क्योंकि आई नो तुम सब बहुत बिजी हो, तुम्हारे पास पढ़ाई से ज़्यादा करने के लिए और बाकी सारी चीज़ें भी हैं। तो खैर, आपने अगर नहीं किया तो मेरे साथ कर लीजिएगा, प्लीज़ मेक श्योर कि आगे से आपने इसका ख्याल रखना है। चलिए जी, सेक्शन 310 अगर मैं देखूं तो आप देखें 310.4 A1, इसमें लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस दैट माइट क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो सर अगर हम देखें, ये पहला केस जो है प्रोवाइडिंग अ ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज, यानी मैं एक क्लाइंट को ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज दे रहा हूं जो कि मेरे ऑडिट क्लाइंट को एक्वायर करने के लिए है। तो सर वो एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड क्रिएट करता है, वो मैंने यहां से उठाया था, आप उसको केयरफुली देख सकते हैं। दूसरा केस देखें, बोल रहा है प्रोवाइडिंग एडवाइस टू टू क्लाइंट्स। याद करें, मैंने फ्लो चार्ट के जरिए आपको बताया था कि मैं दोनों क्लाइंट्स को एडवाइस कर रहा हूं कि वो किसी कंपनी को खरीदना चाह रहे हैं, और वो एडवाइस अगर मैंने किसी को दी, वो दोनों एक कॉम्पिटिटिव पोजीशन में, एडवर्सरियल कॉम्पिटिशन पोजीशन में है। तो अगर मैं ये देखूं कि मैंने किसी का फायदा करवा दिया तो दूसरे का नुकसान हो जाएगा, और ऑब्वियसली मैं उसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइन हूंगा जो मुझे फीस ज्यादा देगा। अच्छा जी, फिर हम देखते हैं कि तीसरा केस ये था प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अ सेलर एंड बायर इन रिलेशन टू द सेम ट्रांजैक्शन, यानी मैं खरीदने वाले को बोल रहा हूँ कि हाँ भाई मैं तुम्हें शेयर्स खरीदवा के देता हूँ, बेचने वाले को बोल रहा हूँ कि हाँ मैं तुम्हें शेयर्स बिकवा के देता हूँ। ऑब्वियसली जो मुझे ज्यादा कमीशन देगा मैं उसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइन हो जाऊंगा, तो आई थिंक ये भी अलाउड नहीं है। अच्छा जी, फिर हमने चौथा केस किया था कि हमने एसेट्स की वैल्यूएशन कर रहे थे हम दोनों पार्टीज के लिए, जो कि आपस में उनका इंटरेस्ट जब वो कॉम्पिटिटिव पोजीशन में है। तो सर इस केस में भी मेरा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आता है, ये भी हमने फ्लो चार्ट के जरिए कवर किया था। अच्छा जी, फिर मैंने आपको उसी फ्लो चार्ट के जरिए एक चीज बताई थी कि भाई अगर आप ये देखें कि आपके दो क्लाइंट्स हैं और आप दोनों का केस आप ही हैंडल कर रहे हैं, तो सर ये कैसे पॉसिबल है कि एक का केस जो सामने वाले पे हुआ है वो दोनों केसेस आप हैंडल कर रहे हैं? तो डेफिनेटली यू विल बी इंक्लाइन टू दैट क्लाइंट जो आपको फीस ज्यादा देगा, तो ये टेक्निकली सेल्फ इंटरेस्ट सेट होगा, तो वो मैंने यहां से उठाया था। अच्छा जी, छठा केस, इसमें हम देखते हैं रिलेशन टू अ लाइसेंस एग्रीमेंट, यानी हमने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल एक लाइसेंस हमारे पाकिस्तान कंपनी ने किसी ने ऑब्टेन किया हुआ है, तो हमारा जो लाइसेंसर है उसको हमें रिपोर्ट देनी है कि भाई आपको कितने पैसे लेने हैं। सही है जी, और लाइसेंसी को मैं कह रहा हूं आपको कितने पैसे देने हैं। तो सर ये तो टेक्निकली मैं एक बंदे को कह रहा हूं आपको कितने पैसे देने, एक बंदे को कह रहा हूं कितने पैसे लेने हैं, तो सर टेक्निकली ये यहाँ पे मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। अगर मुझे रिटेन करना है पाकिस्तानी कंपनी को तो मैं इसको फेवर करूंगा, जो कि एक सेल्फ इंटरेस्ट सेट होगा। तो ये मैं दोनों काम एक ही पार्टी के लिए नहीं, एक ही काम दोनों पार्टी के लिए नहीं कर सकता। तो फिर हमने इसके सेफगार्ड हमने वहां पे लिखे थे कि भाई चाइना वॉल क्रिएट करो, दूसरी टीम असाइन कर दो, वो सारी चीजें आगे आ रही हैं। अच्छा जी, फिर हमने कहा कि भाई देखिए एडवाइजिंग अ क्लाइंट टू इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन विच फॉर एग्जांपल द स्पाउस ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट, यानी अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारी स्पाउस, हमारी वाइफ वहां पे शेयर्स होल्ड करती है, तो सीधी सी बात है मैं अगर एक्विजिशन की बात करूंगा तो मैं उसकी वैल्यूएशन ज्यादा से ज्यादा लगाऊंगा ताकि हमारी वाइफ के शेयर्स महंगे से महंगे बिकें। अच्छा जी, फिर प्रोवाइडिंग अ स्ट्रेटेजिक एडवाइस टू अ क्लाइंट ऑन इट्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन, यानी मैं अपने क्लाइंट को, याद करें ये भी फ्लो चार्ट में था
कि मैं अपने एक क्लाइंट को ये बता रहा हूँ कि भाई आपके शॉर्ट एनालिसिस में आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी थ्रेड क्या है, जबकि मैं उसके कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट में बता रहा हूँ जिसमें मेरा अपना जॉइंट वेंचर है। तो हाउ इज दिस पॉसिबल? मैं इसको सही एडवाइस दूंगा या तो मैं इसको डिस्क्लोज कर दूं। डिस्क्लोजर भी एक तरीके का सेफ गार्ड है, वो भी आगे देखते हैं। अच्छा जी, इसके बाद एडवाइजिंग अ क्लाइंट ऑन एक्वायरिंग अ बिजनेस। मैं क्लाइंट को एडवाइस कर रहा हूँ एक बिजनेस एक्वायर करने में, जो उसने मुझसे एडवाइस मांगी है, जिसको मैं खुद खरीदना चाह रहा हूँ। तो अगर मेरा दिल किसी चीज पे आ गया है कि भाई मैं उस बिजनेस को खरीदना चाहता हूँ, तो क्या आपको लगता है मैं ऑब्जेक्टिव रहूंगा, मैं ऑब्जेक्टिवली उसको एडवाइस करूंगा? सर ये हरगिज पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, 10वां केस और आखिरी केस जो हमने किया था कि हमने क्लाइंट को एडवाइस कर रहे हैं एक प्रोडक्ट और सर्विस बाय करने के लिए। लेट्स से क्लाइंट ने मुझे बोला यार मुझे एसी परचेज करने जरा एडवाइस तो करो यार, कौन सा वेंडर अच्छा है ये वो। तो और मैंने जिस वेंडर को रेफर किया है उससे मेरा कमीशन का एक एग्रीमेंट हुआ हुआ है। तो आप क्या ये बात मान सकते हैं कि मेरी एडवाइस ऑब्जेक्टिव होगी? और आपको पता है कि बीइंग एन एथिकल पर्सन, आपको एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, और एथिकल होने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव होना है। तो क्या ये एडवाइस ऑब्जेक्टिव होगी? सर नहीं होगी। इसके लिए भी हमने कहा था कि भाई आप चाइना वॉल क्रिएट करें, अपने क्लाइंट को बोलें कि भाई हम किसी अपने ही फर्म के किसी और पार्टनर से ये काम करवा देते हैं, क्योंकि मेरा तो अपना सेल्फ इंटरेस्ट साइड है उसमें, मुझे तो कमीशन मिल रहा है। या तो आप डिस्क्लोज कर दें। अगर वो राजी हो जाता है, फिर इसका ये भी हरगिज मतलब नहीं है कि आपको एक लाइसेंस मिल गया कि आप कुछ भी करें। तो ये वो केसेस थे जो मैंने उठाए थे सेक्शन 310 से। अच्छा जी, आगे फिर आपके सामने ये जो अभी पेज आ रहा है 310.8 से लेके 310.883 तक, ये टेक्निकली सेफ गार्ड्स हैं जो मैंने वहां से उठाया था। अब सर एग्जाम में क्या करना है? एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझा रहा हूँ और कहने लगा हूँ अभी ऑनवर्ड्स। एग्जाम में बच्चों आपको ये करना है कि फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन आएगी, वो 10 में से कोई एक सिचुएशन होगी, और आप आराम से उसको ग्रैब करेंगे। आपको खाली सिचुएशंस को मेमोराइज करना है। जैसे ही आप ये कोड ऑफ एथिक्स 2019 परचेज करेंगे, तो आप वहां पे एक स्टिकी नोट लगा दीजिएगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का है। अगर आपको एग्जाम के अंदर कोई शक हो रहा है कि यार ये यहाँ से आया नहीं आया, तो आप वहां पे फौरन खोलें और देखें कोई केस अपीयर हो रहा है या नहीं हो रहा। तभी आपकी आसानी के लिए मैंने फ्लो चार्ट में उसको कन्वर्ट किया हुआ है, ताकि एक माइंड मैप बना रहे। अच्छा जी, आगे सवाल आता है अगर, तो उसकी ड्राफ्टिंग टेक्निक क्या होगी? फिर मैं ये सेफ गार्ड बताता हूँ ना आपको, क्योंकि अब उसकी लिंकेज है यहाँ पे। सवाल आ गया लेट से इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के किसी सेक्शन में से, सही 10 में से कोई एक केस आ गया। तो लेट से अगर मैं पहली वाली एग्जांपल दूं कि हमारे पास क्लाइंट आया, वो बोल रहा है कि मैं आपके ऑडिट क्लाइंट को एक्वायर करना चाहता हूं। तो ये सिचुएशन अब अपनी अंग्रेजी नहीं लिखना, आप सवाल में से उठाना। आप कहना कि एबीसी लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू एक्वायर आर ऑडिट क्लाइंट एंड आस्किंग फॉर प्रोवाइडिंग ट्रांजैक्शन सर्विसेज। तो ये आपने जो भी चीजें लिखी होंगी ये सवाल में ही होंगी, वहां से आपने रिप्रोड्यूस कर देना, उसके आगे लिख देना दिस क्रिएट्स अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। मैं फिर रिपीट करूं, आप उसके आगे क्या लिखेंगे? दिस क्रिएट्स अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो देखें आपने देखें किया क्या, इंटेग्रिटी एज वेल। तो आपने किया क्या, आपने सिचुएशन को उठाया, आपने सिचुएशन को बताया कि उस सिचुएशन से हो क्या रहा है और मेरा कौन सा एथिकल प्रिंसिपल इफेक्ट हो रहा है, और फिर आप इसको आगे बताएंगे। इसके आगे ही आपने ये थ्रेड बता दिया कि क्या इस सिचुएशन से क्या मसला आ रहा है, और फिर इसके आगे आप इसका सोल्यूशन बताएंगे इन ऑर्डर टू रिड्यूस द थ्रेड टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। यानी अब देखो ये सिंपल है यार, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिचुएशन आपको याद है कि सिचुएशन उठाई आपने आपने उसको लिंक किया, सर ये परफेक्ट कैसे होगा? द मैक्सिमम यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस। हम करेंगे बहुत सारे, आईकेप के सारे पास पेपर, आईसीडब्ल्यू के सारे पास पेपर, तो हमें एक एक करके सारे चंक को कवर करना है। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, फिर आप लिखेंगे इन ऑर्डर टू रिड्यूस दीज सेट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, हम ये सेफगार्ड्स यानी फॉलोइंग सेफगार्ड्स कैन बी अप्लाइड। तो आपने अगर आपने इतनी प्रैक्टिस की है कि आपको याद हो गया, तो आप सलंग लिख देना उसको। अगर आपको लगता है कि आपको अंग्रेजी इतनी नहीं समझ आ रही है, तो आप क्यों टेंशन लेना, आप यहां से लिखिएगा, सीधे सीधे उठा के छाप सकते हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए जी, अभी मैं रीड कर लेता हूं। देखें सबसे पहले वो कहता है कि अगर, प्लीज सुनिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो कहता है कि भाई जितना डायरेक्ट रिलेशन होगा, ये पहले वाली पैराग्राफ की बात है, कि जितना डायरेक्ट रिलेशन होगा उतना थ्रेड क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। उतना थ्रेड क्या होगा, सिग्निफिकेंट। अब लेट से एग्जांपल दूं मैं आपको कि अगर किसी क्लाइंट को, प्लीज सुनिएगा, अगर किसी क्लाइंट को एक्वायर करने में, किसी कंपनी को एक्वायर करने का मेरा दिल है, तो क्या वो मेरा डायरेक्ट इंटरेस्ट है? यस सर, मेरा डायरेक्ट इंटरेस्ट है। तो अगर मेरा डायरेक्ट इंटरेस्ट है, तो मेरा डायरेक्ट इंटरेस्ट की वजह से ये थ्रेट का जो लेवल है वो क्या होगा, ज्यादा होगा।
तो सर फिर इनडायरेक्ट क्या होगा, लेट से हमारी बेगम है, उसके शेयर्स वहां पे हैं, तो सर दिस इज स्टिल अ थ्रेट। बट ये कि जो उसका सिग्निफिकेंट लेवल होगा ना, वो सिग्निफिकेंस लेवल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि मेरा डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं है, इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है मेरे एक फैमिली मेंबर के जरिए। क्लियर है जी। आगे सुनिएगा। फिर वो कहता है कि भाई आपको कुछ सेफगार्ड्स अप्लाई करने हैं, तो आपने देखें द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सेपरेट प्रैक्टिस एरियाज फॉर स्पेशलिटी फंक्शंस विद इन दी फर्म, यानी वो चाइना वॉल की बात कर रहा है कि अगर आप कोई फॉर एग्जांपल ऑडिट के अलावा कोई सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसके लिए फंक्शन एरिया सब अलग कर दें। यानी कोई ट्रांजैक्शन एडवाइजरी के बंदे हैं तो उसको अलग फ्लोर पे बिठाएं, अलग रूम में बिठाएं। आगे देखें। वो बोल रहा है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बना दें ताकि क्लाइंट्स की फाइलें आपस में मिक्स नहीं हो, कोई किसी का काम देख ना पाए। इसकी एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे अगर मैं ईवाई में हूं या कोई व्हाट्सएवर किसी फर्म में है, सही है जी, तो उनके अपने ऑडिट सॉफ्टवेयर हैं। जैसे हमारा जो सॉफ्टवेयर है या तो मतलब पीडब्ल्यूसी का सॉफ्टवेयर है और सही है, और हमारा सॉफ्टवेयर है कैनवस। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जब मैं क्लाइंट का नाम पंच इन करूंगा ना, तो वो मेरे को क्लाइंट का नाम दिखेगा तो सही, पर मैं उस पर लॉग इन नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मेरे पास उसके एक्सेस राइट्स नहीं होंगे। तो वो यही कह रहा है कि पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बना दें कि बंदों का फाइल्स पे, इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स पे इवन एक्सेस लिमिटेड हो जाए। अगर एक्सेस चाहिए तो फिर प्रॉपर अप्रूवल्स हो, हायरकी मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, पार्टनर, तो भाई कितने फेजेस से गुजर के उसको एक्सेस मिलेगा। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। आगे जी। फिर बोलते हैं कि भाई जब आप किसी और टीम को असाइन कर रहे हैं तो उससे कॉन्फिडेंशियलिटी के एग्रीमेंट साइन करवा लेना। उसको बोलना कि देखो वैसे तुम पे एथिकल प्रिंसिपल्स तो वैसे भी अप्लाई होते हैं, तुम साइन भी करो कि तुम यहाँ की दी हुई या ऑब्टेन की हुई इतनी सी भी इंफॉर्मेशन किसी और को पास ऑन नहीं करोगे, तो ये टेक्निकली एक डर क्रिएट करेगा जो कि इस सेट को एक्सेप्टेबली लो लेवल पे लेके आ जाएगा। अच्छा जी। और मैं अगर इसके बाद वाली बात करूं कि सेपरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फिजिकली एंड इलेक्ट्रॉनिकली, वो मैं ऊपर समझा चुका हूं। अच्छा, नीचे देखिएगा, बोलता है कि एग्जाम्पल ऑफ एक्शंस that might be safeguard to address threats created by a conflict of interest includes, बोल रहा है कि भाई having separate engagement teams who are provided with the clear policies and procedures on maintaining confidentiality। ये देखिए policies and procedures की बात हमने ऊपर की, और ये बोल रहा है चाइना वॉल क्रिएट कर दो। क्लियर है जी। और आगे देखिएगा, वो बोलता ही है कि भाई चलें आपने सेपरेट इंगेजमेंट टीम्स भी लगा दी हैं, पर एक और काम करें, एक अप्रोप्रिएट रिव्यूअर रखें जो इंडिपेंडेंट बंदा हो, जो इस असाइनमेंट पे असाइन ना हुआ हुआ हो, वो प्रॉपरली आके इनके काम को रिव्यू करें। इसको रीड कर लेते हैं। हैविंग एन अप्रोप्रिएट रिव्यूअर हु इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज और अदरवाइज अफेक्टेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट, रिव्यू द वर्क परफॉर्म टू असेस वेदर द की जजमेंट्स एंड कंक्लूजंस आर अप्रोप्रिएट। उसको कहा जा रहा है कि भाई एक इंडिपेंडेंट बंदा अपॉइंट करें, सही है जी, वो एक क्वालिटी अश्योरेंस करेगा और देखेगा क्या हमने कहीं अपनी जजमेंट में बायस तो यूज नहीं की है, क्या हम ऑब्जेक्टिव थे या नहीं थे। तो अब जैसे मैंने आपको एक रिकॉल किया था कि भाई सिचुएशन आएगी, सिचुएशन को आपने पिक करना है, उसको थ्रेड बताना है, थ्रेड से कौन सा आपका एथिकल प्रिंसिपल इफेक्ट हो रहा है ये बताना है, और आपने बता देना अप्रोप्रिएट सेफगार्ड चाहिए जो यहाँ से आप उठा के छाप देना, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा जी। अब बिस्मिल्लाह करते हैं हमारे पहले पास पेपर की। सर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है पहला पास पेपर। अगर हम देखें विंटर 2015 का, वो कह रहा है यू आर पार्टनर इन अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मतलब ये सुन के ही हमें लगता है कि भाई हम कोई बड़ी पोजीशन पे आ चुके हैं, और मतलब फिर ऐसी बात है, फील होता है तो पार्टनर की जिम्मेदारी मिली है तो फिर उसको लिखना भी पार्टनर की तरीके से ही। इधर हैविंग थ्री पार्टनर्स प्रेजेंटली फॉलोइंग मैटर्स इज अंडर योर कंसिडरेशन, यानी आपके कंसिडरेशन में एक मैटर आया हुआ है तो वो देख लेते हैं। अच्छा जी। योर फर्म हैज बीन अप्रोच बाय जावेद लिमिटेड फॉर एडवाइस, यानी आपकी फर्म को अप्रोच किया गया है जावेद लिमिटेड ने, सही है जी, एडवाइस मांग रहा है, वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है कामरान लिमिटेड में। भाई कामरान लिमिटेड में इन्वेस्ट करे मेरी बला से, मेरा क्या जाए। आगे देखें क्या लिख रहा है। The spouse of a partner of the firm holds 5 lakh shares in KL। अब सर मुझे कहानी याद आ रही है कि वही फ्लो चार्ट याद आ रहा है कि हमारा क्लाइंट बोल रहा है मुझे एडवाइस करो इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, और हमारी बेगम वहां पे शेयर्स होल्ड करके बैठी हुई है। तो सर वही वाली बात है ना, ये तो सबसे बड़ा रिस्क है कि हम, घर का ही पैसा है ना, बेगम के शेयर्स बिकेंगे, पैसा कहाँ आएगा, घर में आएगा। इवन तो हमें पता है मिलेंगे तो नहीं हमें कुछ भी उसमें से, पर फिर भी घर में तो इनकम आएगी। चलें। अच्छा जी। और मैंने इसके सोल्यूशन को ड्राफ्ट करने का तरीका अभी ही आपको बताया कुछ देर पहले कि आपने सिचुएशन को पिक करना है,
और आपने उस सिचुएशन को लिंक करना है कि उस सिचुएशन की वजह से आपके पास थ्रेड कौन सा क्रिएट हो रहा है। आइए जी इसके सोल्यूशन पे एक नज़र डालते हैं, बट प्लीज़ आप इस चीज़ को मेक श्योर करिएगा कि जब भी मैं सवाल दूं आप एक में होल्ड करें, सही है ना, उसको पॉज करें, वहाँ पे आप उसकी ड्राफ्टिंग खुद करें प्रॉपरली। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ डायरेक्टली मेरे सोल्यूशन पे नहीं जाना, सही है, ताकि आपकी एक हैबिट बने। और चाहो तो अपने ये जो कोड ऑफ एथिक्स 2019 को सामने रख के भी लिखो, ताकि आपको एक आदत डेवलप हो जाए, और ये आहिस्ता आहिस्ता आदत खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर आपकी चीज़ें एक टिप्स पे होंगी, आपको पता होगा कौन सी चीज़ के लिए क्या लिखना है, आप सिर्फ उसको रेफरल के लिए खोलेंगे। क्लियर है जी? अच्छा जी, तो अगर मैं देखूं इसके सोल्यूशन में, तो वो कहता ही है कि भाई द इंटरेस्ट ऑफ रेलिवेंट पार्टनर एंड जावेद लिमिटेड, जिसने मुझे अप्रोच किया है, विद रिस्पेक्ट टू कामरान लिमिटेड, जिसको एक्वायर करने की बात हो रही है, आर इन कॉन्फ्लिक्ट एंड इट विल क्रिएट अ थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी। देखिए हमने क्या कहा, हमने पूरी सिचुएशन को पिक किया और हमने बता दिया कि ये क्या क्रिएट करेगा, थ्रेट क्रिएगा, कौन से प्रिंसिपल पे क्रिएट करेगा सर, ऑब्जेक्टिविटी पर। आपको पता है मैं सीधी सी बात है, मैं बायस हो जाऊंगा, सही है ना, क्योंकि बायस इसलिए होऊंगा क्योंकि हमारी बेगम के वहाँ पे शेयर्स हैं, तो हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बिकेंगे, ऐसा ही है जी, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू पे बिकेंगे। अच्छा जी आगे, द फर्म इज रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट द सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेड। आपको ये हर जगह लिखना होगा कि फर्म को चाहिए कि फर्म देखे कि सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेड क्या है, सही है जी, बाय परफॉर्मिंग द प्रोफेशनल सर्विसेज। अच्छा जी, वो कहेगा, कह ये रहा है कि भाई फर्म को चाहिए ये कि अगर ये प्रोफेशनल सर्विसेज मैं उसको देता हूँ तो क्या इन थ्रेड की सिग्निफिकेंस ज्यादा है या कम है, व्हाट्स एवर द केसेस। अच्छा जी, इसके बाद द फॉलोइंग सेफगार्ड शैल बी अप्लाइड टू रिड्यूस द थ्रेट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। देखें वो क्या कह रहा है, सुनिएगा, वो कह ये रहा है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सेपरेट प्रैक्टिस एरियाज फॉर स्पेशलिटी फंक्शंस विद इन द फर्म which might act as a barrier to passing of confidential client information between practice areas। देखें ये कोई अंग्रेजी इतनी जो मुश्किल है वो मैंने खुद नहीं लिखी है, वहां कोड ऑफ एथिक्स में गया, उस सेक्शन में गया, कॉपी पेस्ट कर दी। तो सर एग्जाम में क्या करना भाई, एग्जाम में भी यही करना है ना, आपको पता है एक चीज के लिए स्पेसिफिक सेफगार्ड्स ये हैं कि चाइना वॉल का कॉन्सेप्ट लगा दो, आप फंक्शन अलग कर दो, दैट्स इट। फंक्शन अलग करने के बाद हमने देखा था आप कॉन्फिडेंशियलिटी के एग्रीमेंट साइन करवा लें, एक अप्रोप्रिएट रिव्यूअर अपॉइंट करें, सर वही तो सारी चीजें लिखी हुई हैं। बात समझ आ रही है? देखें आपके सामने है कि सेपरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फिजिकली एंड इलेक्ट्रॉनिकली, कॉन्फिडेंशियलिटी के एग्रीमेंट साइन करा लें, सर बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। पर हाँ देखें, कोड ऑफ एथिक्स एक ऐसा एरिया है जो फ्री के मार्क्स दिलवाएगा, पर फ्री के मार्क्स ही उसको दिलवाएगा जिसने तमीज से समझा हुआ होगा और तमीज से रीड भी किया होगा। कोई तुम्हें कह देना कि ये कोड ऑफ एथिक्स या किसी आयजा को रीड करके नहीं जाओ और ये चार्ट्स इसको करके चले जाओ, लग पता जाएगा तुम्हारे सामने मैंने प्रूव किया है, मैंने प्रूव किया है, सही है जी। आगे सर 2011 में भी इस पे एक सवाल आया हुआ है, हम देख लेते हैं। वो कहता है यू आर द ऑडिट मैनेजर, चलें जी पार्टनर से आपकी डिमोशन हो गई या मैनेजर हो गए, सही जी, फरहाद एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये एक फर्म है। यू हैव स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर असेसिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद द फर्म्स एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज लिस्टेड क्लाइंट्स। प्रेजेंटली द फॉलोइंग मैटर इज योर अंडर कंसिडरेशन। फिर आपको एक मैटर दे दिया गया सोचने के लिए क्योंकि आप चैंप हैं। ओके जी, रोमियो सुपरमार्केट लिमिटेड, a large chain of supermarket, एक XYZ कंपनी है, हैज अप्रोच योर फर्म टू परफॉर्म फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस, यानी हमारी फर्म को अप्रोच किया गया है फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस परफॉर्म करने के लिए। अच्छा जी, ऑफ वन ऑफ योर ऑडिट क्लाइंट, सर ये तो मतलब आप मजाक कर रहे हैं यार, सर ये तो पहला केस है कि फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस यानी एक एडवाइजरी सर्विसेज मांग रहे हैं मुझसे मेरे ऑडिट क्लाइंट के लिए, सर क्लिक होता है। अच्छा जी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होगा, इंटेग्रिटी ब्रीच होगी, ऐसा ही है जी। अच्छा जी, फिर आगे, फिर वो कहता है विच इज लिस्टेड कैन आर एस एल इंटेंस टू एक्वायर 80% शेयर होल्डिंग इन जेल। भाई वो बोल रहा है कि 80% है, यानी कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के लिए। तो सर मेरे ख्याल से आप इतनी फीस कोड करेंगे और आप बोलेंगे हाँ भाई आने दो पैसे क्योंकि मुझे तो उसके बारे में सब पता है, तो क्या आप किसी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अपने पर्सनल मफाद के लिए यूज कर सकते हैं? सर डेफिनेटली नॉट, ऐसा ही है जी। ओके, रिक्वायर्ड ये है कि डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ थ्रेड इन्वॉल्व इन अबव सिचुएशन, यानी आप थ्रेड बताएं कि ऊपर की सिचुएशन में थ्रेड कौन कौन से आपको नजर आते हैं। चलें जी, और एडवाइस करें कि क्या एक्शन होगा। चलें जी, प्रोवाइडिंग ड्यू डिलिजेंस सर्विसेज टू द क्लाइंट सीकिंग टू एक्वायर एन ऑडिट एश्योरेंस क्लाइंट क्रिएट्स अ थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। से वही वाली बात है,
ऐसा ही है जी, आप प्रोफेशनली बिहेव नहीं करेंगे, आप ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, आपका बायस आ गया, आप कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच कर देंगे क्योंकि आप उसको अपने मफाद के लिए यूज करेंगे। ऐसा ही है। अच्छा जी, इन सच केस, इन ऑर्डर टू परफॉर्म द एंगेजमेंट द फॉलोइंग सेफगार्ड्स शुड बी कंसिडर्ड। बोलना ये सेफगार्ड आपको पता है कि ये वही सेफगार्ड होंगे कि सेपरेट टीम्स करें, कॉन्फिडेंशियलिटी के एग्रीमेंट्स हो जाएंगे, अप्रोप्रिएट रिव्यू अपॉइंट करूंगा। तो सर देखिएगा, ये वही आ रहा है। Existence of a separate practice areas, specialty functions within the firm which might act as a barrier of the passing of confidential client information between practice areas। अच्छा जी, ये दो बार आ गया है, इसको आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा, एक ही बार लिखना है इसको। ओके जी, confidentiality agreement signed by the personnel and partners of the firm, सेपरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फिजिकली एंड इलेक्ट्रॉनिकली। और बोल रहा है एक अप्रोप्रिएट रिव्यूअर अपॉइंट कर लेना जो तमीज से इस काम को देखे और ये इंश्योर करे कि क्या हमने ऑब्जेक्टिविटी को इम्पेयर तो नहीं किया, क्या कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया। तो ये सारी चीज़ें अप्लाई करके, अच्छा ये देखें, अच्छा आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम रिव्यू क्यों अपॉइंट करें जब हमने किसी और को असाइन करते हैं, बात तो फर्म की हो रही है ना, क्लाइंट तो फर्म का ही है ना, रेवेन्यू तो फर्म का ही है। तो इसलिए कहा जाता है कि अप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स विल बी टू अपॉइंट एन अप्रोप्रिएट रिव्यूअर। क्लियर है जी। अच्छा जी सर, अब लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन जो कि है सेकंड ओपिनियन का। अच्छा सर, व्हाट डू यू मीन बाय सेकंड ओपिनियन? हमने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समझा कि भाई अगर हमारा पर्सनल मफाद है, सही है, कोई हमारा मतलब सेल्फ इंटरेस्ट है, तो उसकी वजह से मैं बायस हूँगा, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करूँगा और प्रोफेशनल बिहेवियर को ऑप्ट नहीं करूँगा। ऐसा ही है। पर अब मैंने ये देखना है कि अगर फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट किसी का एग्जिस्टिंग क्लाइंट है और वो क्लाइंट मुझे किसी मैटर पे, किसी अकाउंटिंग पे या किसी सिचुएशन पे मुझसे एडवाइस मांगा है, यानी सेकंड ओपिनियन मांग रहा है। एक ओपिनियन उसका अपना जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो दे चुका है, वो मुझसे सेकंड ओपिनियन मांग रहा है। तो इस केस में क्या थ्रेट है, क्या उसके हल है, तो वो मुझे देखना है। अभी आए जी सर, इस सेक्शन का नाम है सेक्शन 321। सही है जी। अच्छा जी, आगे। सेकंड ओपिनियन मांगा जा सकता है एप्लीकेशन पे अकाउंटिंग, ऑडिटिंग या रिपोर्टिंग की, और आपको पता ही है। ओके जी, सही है। सेकंड ओपिनियन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस पे होगा या ट्रांजैक्शन पे होगा। सर ये जरा और क्लैरिटी से बता दें कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस और ट्रांजैक्शंस। एक एक करके देखते हैं। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल, अब एक समझा रहा हूँ कि स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस हैं, लेट से कि भाई एक कंपनी को कंसोलिडेट करना या नहीं करना, मतलब एक कंपनी को कंसोलिडेट करना है या नहीं करना, एक ये सिचुएशन आई हुई है। अच्छा, जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, सही है, उस ऑडिटर का, दूसरे अकाउंटेंट का, सही है, वो कह रहा है कि भाई कंसोलिडेशन नहीं होगी, क्लाइंट कह रहा है कंसोलिडेशन होगी। सही है जी। अब उसके पास कुछ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस हैं या होंगे जिसके बेस पे उस क्लाइंट का, जो कि दूसरे चार्टर अकाउंटेंट का क्लाइंट है, वो उसको कह रहा है कि भाई कंसोलिडेशन नहीं होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो कह रहा है वो कंट्रोल नहीं है। अच्छा, वो क्लाइंट मेरे पास आ गया और मुझे आके ये बोल रहा है कि भाई आप प्लीज इस पे अपना सेकंड ओपिनियन दें कि क्या हमें कंसोलिडेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही है जी। ये तो हो गए स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस। और फिर आते हैं स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन पे। लेट्स से कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, सही है जी ना, और कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। अच्छा, कंपनी के डायरेक्टर के पास बहुत सारे शेयर्स थे इस कंपनी के। उसने किया ये, समझिएगा मेरी बात, उस डायरेक्टर ने किया ये कि कंपनी को लोन दिया हुआ था। तो लोन फ्रॉम डायरेक्टर में कंपनी की लायबिलिटी है, सही है जी, और डायरेक्टर का रिसीवेबल है। अच्छा, डायरेक्टर ने किया ये कि डायरेक्टर ने उस लोन को माफ कर दिया। अब ये एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है कि वो ओनर भी है, तो ओनर ने टेक्निकली कंट्रीब्यूशन की है इस कंपनी में, तो सर वो तो इक्विटी क्लासिफाई होनी चाहिए। पर ये देखें, ऐसे कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस है ना, पर हम जब प्रैक्टिकल लाइफ में उसको देखते हैं उसको डील करते हैं। अच्छा भाई, अब उस क्लाइंट का जो XYZ कंपनी है, सही है जी, उस क्लाइंट का ऑडिटर उसको कह रहा है कि भाई आप इसको इक्विटी के तौर पर दिखाएं क्योंकि दिस इज टेक्निकली अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द शेयर होल्डर। उसने माफ कर दिया तो ये तो इक्विटी है, आपने उसको लायबिलिटी बनाई हुई है। तो भाई हालात और वाकयात के हिसाब से है ना। तो कहना ये चाहता हूं कि जब कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस होती हैं तो कोई कंपनी का कोई एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट होता है, उससे उसकी बहस चल रही होती है, तो उस बहस पे सेकंड ओपिनियन लिया जाता है। सही है जी, चाहे वो अकाउंटिंग का मैटर हो, चाहे वो ऑडिटिंग का मैटर हो, चाहे वो स्पेसिफिकली कोई डिस्क्लोजर रिलेटेड मैटर हो। समझ आती है बात। तो ये तो मैंने आपको एक फ्रेमवर्क बता दिया कि क्यों सेकंड ओपिनियन लिया जाएगा। सर इसमें बीइंग
पर्सन जो कि सेकंड ओपिनियन देगा, बीइंग अ फर्म जो सेकंड ओपिनियन देगा, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सेकंड ओपिनियन देगा, मेरी क्या कंसिडरेशन होनी चाहिए वो मुझे ये बताता है। आज ही देखते हैं। अच्छा जी देखें, ये क्लाइंट है और ये एक दूसरा अकाउंटेंट है, सेट है जी, जो कि इसका एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट होगा। अच्छा जी, अब एक कंसल्टेंसी एक इशू आ गया है कि या तो अकाउंटिंग एप्लीकेशन का या ऑडिटिंग एप्लीकेशन का, व्हाटसोएवर द केस इज, ये क्लाइंट हमारी फर्म को हायर कर रहा है सेकंड ओपिनियन के लिए। अच्छा जी, अब दो तीन चीजें आपने दिमाग में रखनी है कि अगर कोई कंपनी मेरी फर्म को हायर कर रही है सेकंड ओपिनियन के लिए, तो उससे मसाइल क्या पैदा होंगे, हम बेसिकली वो यहां डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा इधर, वो कह रहा है दिस विल क्रिएट अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। क्यों, अभी देखिएगा। इफ द सेकंड ओपिनियन इज नॉट बेस्ड ऑन द सेम फैक्ट्स दैट द एग्जिस्टिंग और प्रीडिसेसर अकाउंटेंट, एग्जिस्टिंग मतलब जो अगर अभी या तो वो अकाउंटेंट है या तो वो अकाउंटेंट रह चुका है, व्हाटसोएवर द केसेस, सही है, इज बेस्ड ऑन देन इनएडिक्वेट एविडेंसेस। अच्छा जी, अब आगे समझिएगा। यानी क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर मुझसे सेकंड ओपिनियन मांगा जा रहा है तो वो तो मेरे पास अभी आया है, जो बंदा इसका प्रीवियस ऑडिटर रह चुका है या जिससे इसने पहले एडवाइस ली हुई है, हो सकता है उसके पास हालात वाकयात डॉक्यूमेंट्स या जो सपोर्टिंग एविडेंसेस हैं वो कुछ और हों। हमारे पास जो क्लाइंट बता रहा है हमारे ओपिनियन के लिए कुछ होगी, क्योंकि देखिए क्लाइंट करता है दो नंबरी। क्लाइंट एसएससीपी को बोलेगा देखिए मैंने इस ऑडिटर से पूछा था तो इसने तो मुझे ये बताया, उसने वो बताया तो मैंने इसकी मान ली, क्योंकि मेरे पास तो दोनों प्रोफेशनल फर्म की एडवाइसेज है ना। तो इस चीज को केटर करने के लिए ये कहा गया कि भाई आप जब सेकंड ओपिनियन दे रहे हैं तो ऐसे अंधों की तरह सेकंड ओपिनियन नहीं देना है। आपने हालात वाकयात देखने हैं जो पिछले ऑडिटर के पास थे या एक प्रोफेशनल फर्म के पास थे या प्रोफेशनल अकाउंटेंट के पास थे, और आपको जो बताया गया क्या उसमें फर्क तो नहीं है। अगर आपकी एडवाइस उसकी एडवाइस से डिफर कर रही है तो वो उसकी बेसिस और जो हालात वाकयात उसके सामने रखे गए थे वो भी तुम्हारे सामने हो। बात समझ आ रही है? यानी फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि उसको कुछ चीजें ऐसी एडिशनल पता लग गई हो तो उसने ओपिनियन अपना कुछ और दिया हो, तुम्हारे पास ओपिनियन कुछ और आया, तुम्हारे पास चीजें कुछ आई, तुमने ओपिनियन कुछ और दे दिया। तो इस चीज को केटर करने के लिए कहा गया कि भाई आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट तब आएगा कि जब आपसे सेकंड ओपिनियन मांगा जाए, क्लाइंट के फेवर में ओपिनियन दे देंगे, और क्लाइंट के फेवर में जब ओपिनियन देंगे वो खुश होगा तो आगे ऑनवर्ड वो बिजनेस भी आप ही के साथ करेगा। आई होप दिस इज क्लियर, आगे सुनिएगा। अच्छा जी, फिर वो क्या थ्रेड क्या है इसके अंदर, भाई थ्रेड किस पे आएगा सर, थ्रेड आएगा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर के ऊपर। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का मतलब है कि भाई आप तमीज से काम करें, आप सारे हालात वाकयात को सामने रखें, आप सारी जो आपके पास फैक्ट्स हैं उसको सामने रखें, फिर आप ओपिनियन दें। ऐसे नहीं कि ऐसे ही आपने उठा के मुंह उठा के ओपिनियन दे दिया। अच्छा जी, तो इसके सेफगार्ड क्या है, इसके सेफगार्ड ये है कि आप क्लाइंट से परमिशन लें, सही है, और आप करें ये कि आपका जो एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट है आप उसको बोलें क्लाइंट को कि आपका जो एग्जिस्टिंग या प्रीडिसेसर अकाउंटेंट है मुझे, सही है जी, उससे बात करनी है, उससे मुझे कुछ पूछना है। अच्छा, ये इसलिए आप पूछेंगे उससे कि भाई क्या आपके पास, मैं ये ओपिनियन देने जा रहा हूँ कि आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसपे आपने ये किया था, तो देखें अकाउंटेंट अकाउंटेंट की आपस में बनती है, एटलीस्ट एक प्रोफेशन का होने के नाते तो बनेगी ना। तो वो बताएगा कि हाँ यार मेरे पास ये था, तो वहां से ये बात सामने आ जाएगी कि क्या उसको फैक्ट्स और मुझे फैक्ट्स अलग तो नहीं बताए गए थे। आगे देखिए, फिर वो बोलता है कि भाई आप क्लाइंट को या तो बता दें कि ये जो मैं डिस्क्लोजर देने वाला हूँ उसमें लिमिटेशंस क्या है, मतलब मैं क्यों नहीं दे पाऊंगा ये ओपिनियन आपको, या मैं दे रहा हूं तो उसमें लिमिटेशंस मुझे क्या फेस हो रही हैं। आगे जी, तीसरी चीज वो कहता है कि भाई हम जो है अपने ओपिनियन की कॉपी प्री डिसेसर ऑडिटर को या प्री डिसेसर या एग्जिस्टिंग अकाउंटेंट को दे देंगे। अच्छा जी, ये क्यों, क्योंकि मैं एथिकली प्रोफेशनल बिहेवियर के नाते मैं जो ओपिनियन देने जा रहा हूं मैं दूसरे पिछले ऑडिटर को दूंगा, तो ताकि वो उसको रीड करे और या तो कोई चीज हो तो मुझे बता दे, या तो कोई चीज हो तो वो मुझे बता दे, या तो या तो उसके पार्ट में मसला था तो वो अपने आप को अपडेट कर दे। क्योंकि देखें अगर एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या ऑडिटिंग है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जजमेंट भी तो होती हैं कि यार मेरे हिसाब से ये बन रहा था, उसके हिसाब से ये बन रहा था। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट ने मुझे अप्रोच किया, मुझे बोला कि भाई बताओ कि मैं फाइनेंस लीज करूं या नहीं। जो प्री डिसेसर ऑडिटर था या एग्जिस्टिंग क्लाइंट का ऑडिटर है, मुझसे खाली एडवाइस मांगी जा रही है। वो मुझे आके कह रहा है बताओ यार मैं IFRS 16 की अकाउंटिंग करूं, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट बुक करूं या ना करूं। तो फिर लीज ये कहता है कि भाई आपकी लीज लीज तब कहलाएगी कि जब एक आइडेंटिफाइड एसेट हो और उस एसेट पे आपका कंट्रोल हो फॉर स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर स्पेसिफिक पीरियड। अच्छा जी, जब मुझे डॉक्यूमेंट्स मिले तो मैंने देखा कि भाई स्पेसिफाइड कार्स हैं, सुनिएगा,
स्पेसिफाइड कार्स हैं और उस पे एंटिटी का कंट्रोल है, और जो लेसर इस एंटिटी के लिए उसके पास सब्सटेंशियल सब्स्टिट्यूशन राइट्स नहीं है। अच्छा, अब जो पिछले ऑडिटर थे, यानी जो प्रीडिसेसर या एग्जिस्टिंग ऑडिटर है उस क्लाइंट का, उसने इस बेस पे उसको जाने दिया, क्योंकि वो, प्लीज समझिएगा, वो ये समझा कि भाई सामने वाले के पास स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूशन राइट्स हैं। अब वो एग्रीमेंट्स वगैरह पढ़े, हमने उससे जजमेंट ये निकाली, उसने जजमेंट्स वो निकाली, तो हमने जब ओपिनियन दिया तो उसकी कॉपी उसको दी, तो उसने हमें कॉल करके डिस्कस किया या ईमेल पे डिस्कस किया, तो फिर उसको ये बात समझ आई कि हाँ यार, अगर एक वेंडर ने हमें रेंटल पे अपनी कार्स ऑफर की हुई है, हमारे एम्प्लॉयज को घर छोड़ के आने में, लेके आने में वो कार स्पेसिफाइड है, तो दैट मीन्स कि वो लीज के एम्बिड में आता है, हम उस एसेट को कंट्रोल करते हैं, उस पर हमारा इख्तियार है। बात समझ आ रही है? तो ये सेफगार्ड्स हैं जो आपकी बल्ली को सेव करेंगे कि आप गलत ओपिनियन ना दे दें। बात क्लियर है जी? ओके। इसके बाद वो कहता है, इफ एन एग्जिस्टिंग एंटिटी सीकिंग अ सेकंड ओपिनियन फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट will not permit the accountant to communicate with the existing or predecessor accounting। यानी फॉर एग्जांपल, अगर मैं, मुझसे ओपिनियन लिया जा रहा है और मैं क्लाइंट से पूछ रहा हूं मैं क्या कॉन्टैक्ट करूं और वो मुझे मना कर रहा है, तो इस केस में चार्टर्ड अकाउंटेंट को डिटरमाइन करना है कि वेदर द अकाउंटेंट में प्रोवाइड द सेकंड ओपिनियन सॉर्ट और नॉट। क्योंकि देखें, ऐसा भी नहीं मैं इसको बोलूंगा निकल मैं बात तो करूंगा, हो सकता है फट जाओ उससे। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए वो कहता ही है कि अगर आपको क्लाइंट मना कर रहा है तो आप एक प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की घंटी चला देना दिमाग में कि क्या वाकई आपको फिर ओपिनियन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और अगर चले आप सोचते हैं देना भी है, तो फिर वही सारे प्रोसीजर्स कि पहले तो उसने मना कर दिया क्लाइंट ने, तो दूसरा ये काम करिएगा आप कि अपने ओपिनियन की कॉपी उसको भिजवा दीजिएगा। दैट्स इट। क्लियर है जी? इस सेक्शन में तो सिर्फ इतना ही था। अब अगर मैं दूसरे सेक्शन की बात करूं बच्चों, तो दूसरे सेक्शन में आता है हमारे पास फीस एंड अदर टाइप्स ऑफ रेम्यूनरेशन। अच्छा, फीस एंड अदर टाइप ऑफ रेम्यूनरेशन में क्या क्या आता है, सर ज्यादा सरसरी तौर पे मुझे समझा दें, हमें बता दें। देखें, फॉर एग्जांपल, पिछले साल कोई और ऑडिटर था, इस साल ऑडिटर मैं हूं, पिछले साल किसी सर्विस के लिए ऑडिटर कोई और था, इस साल मैं हूं, तो क्या मैं फीस उससे कम चार्ज कर सकता हूं या नहीं कर सकता? पहले तो एक चीज इसमें यह है। दूसरी चीज क्या है सर इसके अंदर? दूसरी चीज इसके अंदर यह है कि व्हाट इफ एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट किसी ऑडिटर या चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है और वो क्लाइंट उससे कोई सर्विसेज मांग रहा है, लेट्स से टैक्सेशन की सर्विसेज, बुक कीपिंग की सर्विसेज, अगर वो फर्म नहीं देती वो सर्विसेज, तो क्या मैं उसको पैसे देके, रेफरल फी देके वो क्लाइंट अपने पास खींच सकता हूं? ये मसला देखना है। और क्या मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट है और कोई मुझे पैसे दे के, रेफरल फी लेके, क्या मैं वो क्लाइंट किसी और को टिका सकता हूँ? ये सारे मसले हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। क्लियर है जी? ये मैंने बैकग्राउंड बता दिया आपको। आगे, अच्छा भाई, फीस एंड अदर टाइप ऑफ रेम्यूनरेशन। लेवल ऑफ फी जो है क्रिएट करता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड कैसे, जरा सुनिएगा भाई। मैं कह रहा हूँ पिछला ऑडिटर जो है वो 1 मिलियन चार्ज करके गया है, मैंने उसको काटने के लिए 8 लाख रुपीज चार्ज कर दिए, तो क्या ये मेरा अपना पर्सनल मफाद नहीं है कि मैं दूसरे एक ऑडिटर को कटा रहा हूं? और देखें, कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन, आप अगर फीस कम करेंगे तो आप ये भी तो बात माने कि आपके काम की क्वालिटी भी कम होगी, क्योंकि इतने कम कॉस्ट के अंदर आप क्वालिटी काम तो नहीं कर पाएंगे। अगर सिंपल सी एक बात लो, तुम लोग तो अभी ट्रेनीज हो, तुम लोग तो ये सोचते हो ना कि अगर 14,000, 15,000 या 16,000 मिल रहे हैं, चलो ईवा वाले को ज्यादा मिलते हैं, सही है, पर वो भी यही सोचता है अल्टीमेटली आके कि यार इतने पैसे में इतना ही होता है। तो तुम तो फर्म हो, तुम तो बीइंग अ पार्टनर या फर्म का ओनर, ये देखो ना कि तुम्हें जो फीस मिल रही है तो क्या तुम काम भी अकॉर्डिंगली फीस की करोगे? डेफिनेटली यस सर। ओके जी, आगे। एक है हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट, सही है जी। चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहा गया है कि आप फी कोड नहीं करेंगे लोअर देन द प्रीडिसेसर ऑडिटर। अच्छा जी, तो यानी हमारे एग्जिस्टिंग जो अभी आने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको ये कहा जा रहा है कि आप प्रीडिसेसर ऑडिटर्स के मुकाबले में आप फीस कम चार्ज नहीं करेंगे, पहली बात ये। अच्छा जी, बोलता है कि अनलेस आपसे जो काम लिया जा रहा है उसका स्कोप या क्वांटम ऑफ वर्क क्या हो, कम हो, यानी मटीरियली डिफर करता हो। लेट से कि भाई पहले जो एक ऑडिटर था, प्रीडिसेसर ऑडिटर या व्हाटसोएवर किसी चीज के लिए भी, वो करता था पूरे एंटिटी का ऑडिट, पूरी ब्रांचेस का इंक्लूडिंग ऑडिट। हमें कहा गया कि आपने से 2 ब्रांचेस का ऑडिट करके देना है स्पेसिफिकली। तो क्या ये क्वांटम कम है? डेफिनेटली यस है। इसके लिए तो मैं फिर वो वापस से 1-2 करोड़ रुपए तो नहीं मांगूंगा ना। तो कहना ये चाहता है इस केस में कि अगर आपका क्वांटम या स्कोप ऑफ वर्क मटीरियली डिफर करता है तो दैट मेक सेंस
पर अगर काम भी वही है, क्वांटम भी वही है, और फिर भी अगर आप पैसे कम चार्ज करें तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा जी, इसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरकटिंग। आगे, अच्छा, ये फैक्टर्स इवेल्युएट करने के लिए कि थ्रेट किस लेवल पे है, तो वो कहता है वेदर द क्लाइंट इज अवेयर ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एंगेजमेंट एंड द बेसिस ऑन विच फीस आर चार्ज एंड विच प्रोफेशनल सर्विसेज द कोटेड फी कवर्स। बोलता ही ये है कि भाई जरा ये देख लेना लेवल, आपको थ्रेट का लेवल कैसे पता लगेगा? आप ये देखेंगे क्लाइंट को ये पता है, क्या क्लाइंट को ये पता है कि हम जो फी ऑफर कर रहे हैं वो किस किस सर्विसेज के लिए हैं, वो किस किस सर्विसेज के लिए हैं? क्योंकि आप खुद देखें, आपका एक सीधा सीधा प्रिंसिपल इंपेयर होता हुआ दिख रहा है, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी या प्रोफेशनली बिहेवियर का भी प्रिंसिपल इंपेयर होता हुआ दिखता है, क्योंकि आप प्रोफेशनली काम ही नहीं करेंगे यार। आप प्रोफेशनली काम कर कैसे सकते हैं? मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भाई आपकी ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर हो जाएगी, क्योंकि आपका पर्सनल मफाद आ जाएगा। आप काम कम करेंगे, यू विल नॉट बी ऑब्जेक्टिव, यू विल बी बाय, आप बोलेंगे निकालो चीजें भाई, निकालो, खत्म कर दो इस चीज को। तो इसीलिए कहा गया कि क्या क्लाइंट को ये पता है कि आपने जो फीस चार्ज की है किस स्कोप ऑफ वर्क के लिए की है? और अगर ये पता है और फिर आपने ऐसी ऑडिट निकाल दिया, तो फिर आपको पता है फिर क्या सीन होने वाला है। सही है जी, आगे, whether the level of fee is set by an independent third party such as regulator body। अच्छा भी, अब फॉर एग्जांपल अगर रेगुलेटर ने फी फिक्स की हुई है इस काम के लिए, या रेगुलेटर ने आपको अपॉइंट किया, तो फिर इस केस में मुझे लगता यह है कि भाई आपका जो थ्रेट है वो कम होगा, यानी उसका लेवल कम होगा। थ्रेट तो स्पेसिफिकली एग्जिस्ट करेगा, पर उसका लेवल कम होगा, क्योंकि रेगुलेटर की इस पर ओवरसाइट होगी। और कल को अगर वो फाइल खुलती है तो फिर आपको पता है फिर क्या होना है आगे। ऐसा ही है जी। अच्छा, फिर बोलता है इसके लिए सेफगार्ड्स क्या हैं? इसके लिए सेफगार्ड्स ये हैं कि भाई अपनी फीस को अप्रोप्रिएटली एडजस्ट करें अकॉर्डिंगली अपने स्कोप ऑफ एंगेजमेंट के, या तो अपने स्कोप को कम करते हैं। अगर आप फीस ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो टेक्निकली फिर आपको स्कोप कम करना पड़ेगा, ताकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो सके और आप काम भी अप्रोप्रिएटली तमीज से कर सकें। इसके बाद दूसरा सेव कार्ड आपको इस सिचुएशन में ये मिलता है कि आप भाई अपने काम के लिए रिव्यूअर अपॉइंट करें, यानी जो एग्जिस्टिंग फर्म का रिव्यू कोई और पार्टनर है उसको अपॉइंट कर लें, ताकि वो काम को अप्रोप्रिएटली चेक करे। पर अगेन ये वही बात आती है कि ये अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को या कॉस्ट ऑफ एंगेजमेंट को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अच्छा जी, इसके बाद रेफरल फीस और कमीशन की बात कर लेते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड क्रिएट होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर पे। अच्छा जी, अब सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड क्यों होता है क्रिएट? सही है जी, अपने ऑब्जेक्टिविटी पे और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर पे ड्यू टू रेफरल फीस और कमीशन अभी डिस्कस करते हैं। पहली एग्जांपल मैंने दी थी कि हमारी एक फर्म है, हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। सही है जी, हमने अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक रेफरल फी पे की है नया क्लाइंट घेरने के लिए, यानी उसका क्लाइंट है पर वो सर्विसेज वो ऑफर नहीं करता, तो उसको हम बोल रहे हैं कि भाई जब तेरे को करना ही नहीं उसके लिए काम, तो वो सर्विसेज के लिए वो क्लाइंट मुझे दे दे। ऐसा ही है। अच्छा जी, अब हुआ ये कि उस स्पेशलिस्ट सर्विसेज के लिए मैं अपने पास क्लाइंट तो ले आया, अब वो स्पेशलिस्ट सर्विसेज लेट से टैक्सेशन की है, मैं उसको ऑडिट तो नहीं कर रहा, मैं तो टैक्सेशन कर रहा हूँ उसके लिए। अब जाहिर सी बात है क्लाइंट को घेरने के लिए, क्लाइंट को घेरने के लिए मैं टेक्निकली करूंगा ये कि जो वो मुझे कहेगा कि यार टैक्सेशन में थोड़ी सी बचत करके दो, मेरे केसेस के लिए आप स्टैंड लो, वो सारी चीजें मैं करूंगा, तो टेक्निकली दैट क्लाइंट विल बी इंक्लाइन टूवर्ड्स मी, मेरी दोस्ती होगी उससे, और दोस्ती होगी तो लॉन्ग एसोसिएशन होगी, तो उसका जितना भी फ्यूचर का बिजनेस है वो मैं अपने पास लेके आऊंगा। तो क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि मैं ऑब्जेक्टिव नहीं रहूंगा? मैं एक काम के लिए जो रेफरल फी दे के लेके आ रहा हूं अपने पास, तो क्या मैं उससे पूरा बिजनेस खींचने की कोशिश करूंगा? तो इसलिए कहा जाता है कि भाई ऑब्जेक्टिव नहीं रहेंगे, आप बायस हो जाएंगे, आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, आपका सेल्फ इंटरेस्ट आ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि भाई आपके पास एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड क्रिएट होगा। और देयर माइट ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी कि आप जो क्लाइंट अपने पास खींच रहे हैं रेफरल के लिए, आप उसके लिए प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट ना हो। आगे, फिर ये कह रहा है कि भाई हमारा अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने दूसरा। सही है जी, प्लीज सुनिएगा, अब हमने फीस रिसीव की है, पहले क्या कर रहे थे हम फी दे रहे थे। और ये मैं क्यों इतना डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि अंग्रेजी भी पढ़ के समझ भी है। अच्छा, अब टेक्निकली किया क्या बच्चों, हमने फी रिसीव की है, अब हमारे पास कोई ऐसी सर्विसेज नहीं है जो हम ऑफर नहीं करते पर क्लाइंट मांग रहा है, तो हमने सिंपल क्या किया, यही चीज उठा के किसको चिपका दी आगे? सर हमने ये दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को चिपका दी। अच्छा जी, अब टेक्निकली जो सर्विसेज हमसे मांगी जा रही थी वो हमारे पास नहीं थी, हमारी फर्म ऑफर नहीं कर रही थी, और ये सर्विसेज के लिए हमने टेक्निकली रेफरल फी लेके सामने वाले को चिपका दिया। अब आपका दिमाग ये कह रहा होगा कि सर इसमें क्या थ्रेड है,
यही तो इसमें टेक्निकलिटीज हैं, यही तो समझना है कि इसमें थ्रेड क्या है। क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं, सिर्फ रीडिंग और ये केसेस बता देना फर्क नहीं है, इसके पीछे का कर्स, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझें। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप किसी को रेफर कर रहे हैं, तो आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि सामने वाले बंदा जिसको आप ये क्लाइंट चिपका रहे हैं उससे फीस लेके, तो आपको इतनी लालच होगी फीस लेने की कि आप सामने वाली क्लाइंट का जो सामने वाला फर्म है, सामने वाली जो फर्म है, उसको काम देने से पहले सोचेंगे नहीं कि क्या वो इतना कॉम्पिटेंट है कि प्रोफेशनली सर्विसेज परफॉर्म कर पाए। तो इसलिए कहा गया कि रेफरल फी देते वक्त भी सोचो, रेफरल फी लेते वक्त भी सोचो। अच्छा, रेफरल फी देते वक्त इसलिए सोचो कि भाई आपका कोई प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इंपेयर तो नहीं होगा, क्या अब ऐसा तो नहीं है कि अपने मफाद के लिए ऐसी की तैसी क्लाइंट की तरफ इंक्लाइन ज्यादा होके आप उसके मफाद के लिए काम करके दूसरों को नुकसान पहुंचाएं। और रेफरल फी लेते वक्त ये देख लेना कि भाई क्या आपने ऑब्जेक्टिवली प्रोफेशनली बिहेव किया है, यानी आपने किसी को रेफर करने से पहले क्या उसकी पूरी असेसमेंट की कि क्या वाकई वो उसके लायक है या नहीं है। अच्छा जी, तीसरा केस, एक थर्ड पार्टी है, वो मेरे क्लाइंट को गुड्स या सर्विसेज देती है, और ये हमने पहले भी कवर किया हुआ, ये डुप्लीकेशन है यहाँ। और उस थर्ड पार्टी से मेरा कमीशन है फॉर रेफरल, तो सीधी सी बात है, मैं हर चीज बोलूंगा उसी से खरीदो। तो सर ये तो सीधा सीधा मेरा सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ ऑब्जेक्टिविटी का, कि मैं जैसे रेफरल फी ऊपर ले रहा था, यहाँ पे भी रेफरल फी लेते हुए, पर यहाँ पे वहाँ पे फर्क ये है कि वहाँ पे सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज है थर्ड पार्टी की, वहाँ पे क्लाइंट कोई मुझसे सर्विसेज मांग रहा था, मैंने वो आगे चिपका दिया, दोनों में ये फर्क है। सही है जी। अच्छा जी, तो सर अगर मैं इन तीनों को समराइज करूं, तो इस केस में सेफगार्ड्स हम क्या लगा सकते हैं, तो ये फोकस होकर सुनिएगा। अच्छा भाई, सबसे पहले कहता ये है कि जिससे आप रेफरल फी ले रहे हैं, देखिए ऑब्टेनिंग एन एडवांस एग्रीमेंट फ्रॉम द क्लाइंट फॉर कमीशन अरेंजमेंट इन कनेक्शन विद द सेल बाय अनदर पार्टी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, यानी जो तीसरा केस है उसके लिए वो कह रहा है कि भाई आप क्लाइंट से, जो आपका क्लाइंट है, सही है जी, उससे आप एडवांस में एग्रीमेंट कर लें, उसको बता दें, सही है जी, कि मेरा उस बंदे से कमीशन एग्रीमेंट है, तो जो जो वो चीज़ आपको बेचता है उस पर मुझे इतना परसेंट कमीशन मिलता है, ताकि वो अप्रोप्रिएटली अवेयर हो जाए कि क्या मुझे अब आगे उससे बिजनेस कंटिन्यू करना है, उसको कॉन्ट्रैक्ट देना है, उससे सर्विसेज लेनी है या नहीं लेनी है। अच्छा भाई, दूसरी चीज, क्लाइंट को डिस्क्लोज कर दो कि अगर आपका कोई रेफरल अरेंजमेंट है, लेट से कि अगर मैं किसी को क्लाइंट चिपका रहा हूं, तो मैं क्लाइंट को बता दूंगा कि भाई देखो मैं इसको आपको रेफर कर रहा हूं, ये आपका काम कर देगा, सही है जी, और मैंने इससे अच्छा काम कर देना नहीं, उसको ये भी बताना कि मैंने रेफरल फी ली है, ताकि वो अवेयर हो जाए और जो चेक एंड बैलेंसेस लगाने वो लगा ले कि क्या इसको काम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, टैक्सेशन के एक्सपर्ट उसके पास हैं या नहीं है। बात समझ आती है जी। अच्छा जी, अब एक इसमें आखिरी केस रह गया जो कि अलाउड है इधर, वो कहता है अगर आपने परचेज की है या सेल की है फर्म या पार्ट ऑफ द फर्म, तो क्या करना है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट परचेज कर सकता है पार्ट ऑफ द अनदर फर्म या पूरी फर्म, सही है जी। तो फर्म परचेज कर रहा है ना, उसकी अपनी मर्जी कुछ भी करे, इसमें कौन सा इंटरेस्ट है, इसमें कौन सा सेल्फ इंटरेस्ट सेट है। तो याद रखिएगा कि सर सच पेमेंट्स आर नॉट रेफरल फी और कमीशन द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, यानी इस सेक्शन के पर्पस के लिए वो रेफरल फी नहीं कहलाएगी, ये अलाउड है, इसमें कोई पंगा नहीं है। तो टेक्निकली सर आज की क्लास में हमने जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सेक्शन है वो रीड किया, उसके रिलेटेड पास पेपर किए, फिर हमने दो सेक्शंस और किए, एक सेकंड ओपिनियन का और एक रेफरल फी और फी रिलेटेड मैटर्स का। अगली क्लास में, मतलब एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको रीड करके आइएगा, फिर मैं भी इसको रीड करवाऊंगा और फिर हम आगे मूव ऑन हो जाएंगे, उसके पास पेपर्स करेंगे एंड सो ऑन। मिलते हैं जी अगली क्लास में। जज़ाक